जैसा कि लोग कहते हैं बच्चे आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, पर मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा था। अब हर रोज़ मार खाना, ड्रिंक करके आना। एक दिन उसने मुझे इतना मारा, मेरे सर पे हेलमेट पटक के मारा, फ़ोन मेरे सर पे पटक दिया और इस हद तक मारा कि मेरे हाथ-पैर अकड़ गए थे। इन्हीं सब के बीच मेरे ससुर ने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि अपने दामाद को नए बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे भेजिए। मेरे पापा ने मना कर दिया। तो मेरे ससुर ने मेरे पति से बोला, इसका फ़ोन छीन लो, बाप अगर बेटी से बात नहीं कर पाएगा 4 दिन तो खुद पैसे भेज देगा। इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्ते, मैं स्वर्णिमा अस्थाना, लखनऊ की एक आईटी कंपनी में मैं डायरेक्टर और सीनियर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हूँ। आज से 8-9 साल पहले मैं एक डरी, सहमी, जिंदगी से हारी हुई लड़की थी जो जीना भूल चुकी थी। पर आज मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड लड़की हूँ जो अकेले अपने दम पर अपने और अपने बच्चे के सारे सपने, जिम्मेदारियाँ सब कुछ पूरा कर रही है। मेरा जन्म लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हमारी छोटी फैमिली थी, मम्मी, पापा, मैं और मेरा भाई। हमारे यहाँ एजुकेशन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। बचपन से ही हम दोनों भाई-बहनों को पढ़ लिख कर कुछ एक काबिल इंसान बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी माइंडसेट के साथ मैं बड़ी होती हूँ। 12th तक पढ़ाई करने के बाद मैंने बीसीए में एडमिशन लिया और मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, जिससे जिससे मैंने शादी करी। मुझे लगा मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, पर मेरा एक सपना अधूरा था कुछ बनने का। मुझे लगा मैं शादी करके अपने पति के साथ भी ये सपना पूरा कर सकती हूँ। शादी कोई बाधा नहीं होती सपनों के बीच में। पर मेरे लिए शादी का मतलब था प्यार, परिवार, खुशियाँ, क्योंकि हमेशा से मैंने यही रूप देखा था अपने घर परिवार में, अपने आस-पास। पर शादी का एक दूसरा पहलू मुझे मिला, जिससे मेरा सामना हुआ वो इतना भयानक था कि उसने मेरे शौक, सपने तो क्या मुझे भी तोड़ कर रख दिया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है। मैंने ऐसे माहौल में कभी रही नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि शराब लोगों का घर उजाड़ देती है। मैं उसे मना करती थी। मुझे सिर्फ़ ये पता था शराब से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। मैं उसे मना करती थी, वो मुझसे प्रॉमिस करता था, पर हर रोज़ एक नए बहाने के साथ वो अपना प्रॉमिस तोड़ता था। मैं इसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन सब सही हो जाएगा, वो ड्रिंक करना छोड़ देगा। मैं प्रेग्नेंट थी, हमारा बच्चा आने वाला था। मैंने सोचा बच्चे के आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेगनेंसी के जो लास्ट 4 मंथ इतना क्रूशियल पीरियड होता है, जिसमें हर माँ को खुश रहना चाहिए। वो पल मैंने सिर्फ़ रोते हुए बिताया है। वो सुबह जाता, रात में नशे में आता, बेहोशी की हालत में सो जाता था। मुझे कुछ तकलीफ़ भी होती थी तो वो नहीं उठता था। मैं अपने एक्सपीरियंसेस तो क्या मैं उससे अपनी तकलीफ़ तक नहीं शेयर कर सकती थी। मैं रात-रात भर रोती रहती थी कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती थी। मुझे डर भी लगता था कहीं मेरे बच्चे पे इसका बुरा असर ना पड़ जाए। पर मेरे पास कोई खुशी नहीं थी। मैं एक बात यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें कभी मेरे अपने भी मेरे साथ थे, कभी मेरे साथ कोई नहीं था। लेकिन भगवान ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे लिए किसी न किसी को खड़ा किया। कभी मेरे पड़ोसी के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, तो कभी किसी अनजान के रूप में। उस वक़्त मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे पड़ोसी थे। जो लोग मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, उनके लिए मैं उनका परिवार थी। फिर एक दिन मेरा बेटा आता है श्लोक, जिसे मैं भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा होता है, बेटे के आने की खुशियाँ मनाई जाती हैं। रोज़ ड्रिंक होता था, रोज़ शराब की पार्टियाँ होती थी। अगले कमरे में पार्टी चल रही होती थी, दूसरे कमरे में मैं तरस रही होती थी 1 गिलास पानी के लिए। मैं फ़ोन करके उसे बुलाती थी, शिकायत करती थी और धीरे-धीरे इन वजहों से हमारा झगड़ा शुरू हो गया। जैसा कि लोग कहते हैं बच्चे आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, पर मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा था। अब हर रोज़ मार खाना, ड्रिंक करके आना, मना करने पे लड़ाई झगड़ा करना, घर की चीज़ें तोड़ना-फोड़ना, ये सब आम बात हो गई थी। एक दिन उसने मुझे इतना मारा, मेरे सर पे हेलमेट पटक के मारा, फ़ोन मेरे सर पे पटक दिया और इस हद तक मारा कि मेरे हाथ-पैर अकड़ गए थे। मेरा बेटा रो रहा था, मैं उसे उठा नहीं पा रही थी। मैं लड़खड़ा के अपने पड़ोसी के पास गई, उन्हें बताया कि मेरा बेटा रो रहा है, आप उसे प्लीज़ सँभालिए। वो लोग आए मेरे घर, मेरे बेटे को सँभाले, मेरे हाथ-पैर में मालिश करी। फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हुई। फिर वो जब घर आया, उसे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं था। मैं रो रही होती हूँ, तभी मेरी नंद का फ़ोन आता है। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, मैंने उनसे बताई क्योंकि मैं रो रही थी, उस समय उनका फ़ोन आ गया तो मैंने बता दिया इमोशन में। उन्होंने घर पे बताया। मेरे ससुर ने फ़ोन करके बोला कि तुम लोग घर पे आ जाओ, यहाँ भी इतना बड़ा बिज़नेस है, उसे भी सँभालने वाला कोई होना चाहिए। मैंने सोचा कि वहाँ गार्जियन का हाथ रहेगा, गार्जियन रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो गार्जियन के डर से ये ऐसी हरकत नहीं करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। हालाँकि मैं जानती थी जो मेरे सपने थे,
जो मेरा एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूँ, वो वहाँ नहीं पूरा हो सकता क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, छोटी-सी जगह थी। फिर भी मैंने अपने पति को देखा, अपना परिवार देखा कि अगर मेरा पति सही रहेगा, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा और मैं वहाँ चली गई। वहाँ मैं गई, वहाँ के लोगों को मैंने दिल से अपनाया, सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारे फ़र्ज़ निभाए। सुबह से शाम तक मैं काम करती थी, उन लोगों के तौर-तरीके सीख रही थी, एडजस्ट कर रही थी। लेकिन अगर मुझसे थोड़ी भी ऊपर-नीचे कुछ खाना-पीना बनाने में हो जाती थी गलती, मेरे ससुर थाली फेंक देते थे, सास-नंद मुझे ताने देती थीं। रात में मेरा पति आता, वो मुझे टॉर्चर करता, मैं उसकी मार खाती थी। पर मैंने कोई शिकायत, कोई डिमांड नहीं की उससे। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ बोला, मेरा एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ाई करनी है। पहले वो कुछ दिन तक टालता रहा, बाद में उसने साफ-साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं है और ना पापा अलाउ करेंगे। इन्हीं सब के बीच मेरे ससुर ने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि अपने दामाद को नए बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे भेजिए। मेरे पापा समझ गए कि वो किस किस्म का इंसान है। मेरे पापा ने मना कर दिया। तो मेरे ससुर ने मेरे पति से बोला, "इसका फ़ोन छीन लो, बाप अगर बेटी से बात नहीं कर पाएगा 4 दिन तो खुद पैसे भेज देगा।" उन्होंने आके मुझे बताया। पर उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपना फ़ोन दे दो, मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे दूँगा, तुम उससे छुप-छुप के सबसे बात कर लेना, किसी को ना बताना। मैंने अपना फ़ोन दे दिया। मैंने सोचा मेरा पति अच्छा इंसान है, बस शराब पी लेने के बाद उसके सोचने-समझने की शक्ति बदल जाती है, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है। मेरे साथ रोज़ ये सब कुछ होता था, पर मैंने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया, क्योंकि हम लड़कियों को हमेशा यही सिखाया जाता है बचपन से कि ससुराल ही हमारा असली घर है, हमें वहीं एडजस्ट करना है, शादी के बाद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैंने तो लव मैरिज की थी, अपनी पसंद से लड़का चुना था, मैं कैसे जाके अपने घरवालों को बताती? इसलिए मैं सब कुछ सहते जा रही थी और उसका पीना बढ़ता जा रहा था और इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर के मेरे ससुर ने एक दिन घर से निकाल दिया उसे और हम लोग अपना बच्चा लेकर एक नई जगह पर आ जाते हैं। किराए का कमरा लेते हैं, थोड़ी बहुत सामान अरेंज करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। मेरा पति उसमें से ₹500 छोड़कर सारे पैसे लेकर के चला जाता है और मुझे फ़ोन करके कहता है रात में कि आज मैं नहीं आऊँगा, किसी दोस्तों के साथ मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब मैं सोच रही होती हूँ ₹500 में मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को किस तरह से मैं खाना खिलाऊँ? बाहर लेके जाऊँ नई जगह पर, कहाँ जाऊँ? या फिर सामान अरेंज करूँ? तब तक मेरी मकान मालकिन ने आके बोला, "जब तक व्यवस्था ना हो मेरे यहाँ खा लेना।" अगले दिन वो आता है। मैंने उससे पूछा, "ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम आ गया था? तुम्हें तो अभी तक कोई काम भी नहीं मिला है। ऐसे कौन-सी काम थी जिसकी वजह से तुमने अपने बीवी-बच्चे को इस कंडीशन में छोड़कर चले गए? उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा।" उसने मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। जिन दोस्तों के साथ वो गया था, उनके यहाँ से पता करने पे मुझे जो पता चला, वो एक रेड लाइट एरिया में गया था। उस दिन मेरा विश्वास भी टूट गया। उससे पहले मुझे ये लगता था मेरा पति एक अच्छा इंसान है, एटलीस्ट वो मेरे लिए लॉयल है। वो शराब पी लेने के बाद बस वो ऐसी हरकतें करता है। उस दिन मेरा विश्वास टूट गया। मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे साफ-साफ मना कर दिया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। वो मुझे मारता था जब-जब उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती थी, वो मुझे मारता था कि तुम्हारे माँ-बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम लोगों की वजह से मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ। हालाँकि मेरे मम्मी-पापा ने उसके पैसे दिए थे, लेकिन शराब पीने वालों के घर में कभी बरकत नहीं होती, सारे पैसे उसने डुबा दिया। वो मुझे मारता रहा पैसे के लिए, पर मैंने एक दिन सोचा कि मुझे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी, तो शायद ये वजह खत्म हो जाए हमारे बीच की लड़ाई-झगड़े की। मैंने एक टेलीकॉलर की जॉब जॉइन की एक रियल एस्टेट कंपनी में। ₹4000 की थी मेरी सैलरी। पर मैं वहाँ गई कि एटलीस्ट कुछ तो मैं कमाऊँगी, उसे किसी तरह से मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँगी, ताकि एटलीस्ट मैं इस वजह से मार ना खाऊँ। मैं वहाँ गई, मेरे ऑफ़िस का माहौल काफ़ी अच्छा था। मुझे अच्छा लगता था, मेरे दोस्त बन गए थे। एटलीस्ट कोई ऐसी जगह थी जहाँ जाके मैं खुश रह सकती थी, हँसती बोलती थी, क्योंकि घर आने के बाद उसके मुझे घबराहट होने लगती थी, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा? वो मुझे हर तीज, त्योहार सब ऐसे ही जाता था हमारा और यही वजह है कि आज तक मेरे लिए कोई तीज त्योहार, कोई त्योहार नहीं है। मेरे लिए बस वो एक छुट्टी का दिन होता है। इसी बीच मेरे सास-ससुर आते हैं एक दिन। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उनका बेटा उनसे दूर किया है। अब तक वो घर वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने उसे रोक कर रखा है। वो लोग आते हैं और मेरा बेटा लेके जाने लगते हैं। मैं रो रही होती हूँ रोड पे खड़े होके, वो लोग मेरे बेटे को गाड़ी में बैठा लेते हैं। मैंने रोया कि मेरे बेटे को मत लेके जाइए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तो उन्होंने फिर मेरा बेटा तो वापस कर दिया, पर फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज़ करते थे कि आ जाओ घर, तुम घर के बड़े बेटे-बहू हो तुम लोगों की ज़िम्मेदारी है, बिज़नेस कौन सँभालेगा? पहले वो एग्री नहीं था, धीरे-धीरे उसकी भी मेंटालिटी चेंज हो गई और अब वो मुझे प्रेशराइज़ करने लगा घर जाने को।
मैं जो जिल्लत भरी ज़िंदगी वहाँ जी कर आई थी, मैं वो ज़िंदगी वापस से नहीं जीना चाहती थी। मुझे वहाँ का सोच के ही घबराहट होने लगती थी। आज मेरे पास जॉब है, पर कुछ ही पैसे कमा रही हूँ, पर एट लीस्ट मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, पर मैं एट लीस्ट मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं सह रही हूँ। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे मारता था, तुम्हारी वज़ह से मेरा घर टूट रहा है, तुम्हारी वज़ह से मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैंने एक दिन इग्नू का फॉर्म लेकर आया। मेरे भाई ने बोला तुम इग्नू से पढ़ाई करो, वहाँ तुम्हें क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्ज़ाम देना होगा। मैंने उससे बोला, फीस मेरा भाई देगा, बस तुम मेरा एडमिशन करा दो, ये फॉर्म भर दो। उसने मेरा फॉर्म फाड़ के फेंक दिया कि क्या करना है तुम्हें पढ़ लिख के? तुम्हें घर में खाना बनाना है, तो उसने मेरा फॉर्म फाड़ दिया, मुझे नहीं पढ़ाई करने दी। जहाँ मैं जॉब कर रही थी, उसे मेरे ऊपर वहाँ भी शक होता था। उसने फाइनली मेरा जॉब भी छुड़वा दिया वहाँ से। और फिर उसके पीने की आदत बढ़ती गई और मैंने इसी ज़िंदगी को मान लिया कि यही मेरी ज़िंदगी है। जैसा हम सोचते हैं, ज़िंदगी वैसी नहीं होती है। मैं उसी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करके जीने लगी। फिर मैंने अपने भाई से सारी चीज़ें शेयर करना शुरू किया। मैंने अपने भाई को थोड़ी बहुत बातें बताई कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। मेरे भाई ने बोला कि तुम लखनऊ आ जाओ, यहाँ पे जॉब करो और धीरे-धीरे मैंने उसे कन्विंस कर लिया और फिर हम दोनों लखनऊ आ गए। यहाँ आने के बाद मैंने एक प्ले स्कूल में जॉब जॉइन करी, मेरे बेटे का एडमिशन कराया, उसने उसने भी प्राइवेट जॉब स्टार्ट की और पर यहाँ आने के बाद भी उसका वही रवैया था। जैसे उसे मौका मिलता, मेरा भाई घर पे नहीं होता, वो मुझे मारता-पीटता था, प्रेशराइज़ करता वापस चलने को। अब वो नशे में ही नहीं, बिना नशे के भी वो मुझे मारने लगा था और जब वो प्रेशराइज़ करता रहा पर मैं नहीं मानी जब, तो वो मुझे छोड़कर चला गया एक दिन। मैंने उसे बहुत कॉल किए, उसने नहीं उठाया। फिर मेरे ससुर का एक दिन कॉल आता है और उन्होंने भी धमकी दी कि वापस आ जाओ नहीं तो दूसरी शादी करा देंगे, इस तरह की। फिर हम लोगों ने उस उनकी बात भी नहीं मानी। फिर वो मेरे पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। मेरे पापा को मैसेजेस करता, कॉल करता। फिर मेरे पापा ने एक दिन मुझसे बोला कि शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़की को थोड़ा झुक कर रहना पड़ता है। हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, उसकी ज़िंदगी सँवर जाए। मेरे पापा ने भी यही किया। हालाँकि मेरे मम्मी-पापा को तो पता भी नहीं था कि उनकी बेटी किस दौर से गुज़री है, उसके साथ कैसा जानवर जैसा सलूक हुआ है। मैंने सिर्फ़ ये बताया था कि वो ड्रिंक करता है और थोड़े बहुत घर जाने को लेके हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरे पापा के समझाने पे मैं एग्री हो गई क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी यही चाहती थी कि मेरे बच्चे को माँ-बाप दोनों का प्यार मिले, मेरी लाइफ़ भी एक नॉर्मल लाइफ़ हो, जैसे सारे कपल्स होते हैं वैसे हम लोग भी रहें और सब कुछ मेरी लाइफ़ में भी सही हो जाए। और मैं वहाँ जाने का डिसाइड कर लेती हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ मेरे पहुँचने के तीसरे ही दिन उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा, एक लोहे का गेट था उसने उस पे मुझे ढकेल दिया, मेरे सर में चोट लगी। अगर उस दिन मेरी सास और नंद ने मुझे एक कमरे में बंद ना किया होता तो शायद मैं ज़िंदा ना होती। वो खिड़की तोड़ कर के भी घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरे ससुर ने किसी तरह उसे सँभाला। अगर वो लोग उस दिन ना होते तो शायद मैं ज़िंदा ना होती। उसके सर पे खून सवार था और वजह सिर्फ़ एक ही थी कि वो इतने दिन से बोल रहा था यहाँ आने को और मैं नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मुझे मारा था। मैंने सोचा उसे समय देना चाहिए, इतने साल की आदत है, एक दिन में नहीं छूटेगी और मैंने उसे समय देने का फ़ैसला किया। क्योंकि समाज एक ऐसी लड़की जिसकी शादी टूटी हो, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उस पे उँगलियाँ उठाता है। बेइज़्ज़ती होती है, माँ-बाप की बेइज़्ज़ती होती है, ताने सुनने को मिलता है रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। मैं नहीं चाहती थी मेरे मम्मी-पापा की बेइज़्ज़ती हो, इसलिए मैंने उसे समय देने का फ़ैसला किया। मैं उसके लिए नशे मुक्ति की दवाइयाँ लेकर उसके खाने मिलाकर देने लगी। जिस दिन उसको ये बात पता चली, उसके लिए भी उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उनके घरवालों से बात किया कि इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दीजिए, हो सकता है कुछ सुधार आ जाए। उन लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया। मैं एक ही शर्त पे यहाँ से गई थी कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, मैं एग्ज़ाम देने लखनऊ आया करूँगी। जब मैं एग्ज़ाम देने आती थी, उसके 1 दिन पहले मैं इतना मार खाती थी, वो मुझसे कहता था, "क्या करोगी पढ़ लिख के? चाँद पे जाना है।" जितना वो मुझे मारता था, उतना ही मेरे पढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती थी। वहाँ मुझे समय नहीं मिलता था अलग से पढ़ाई करने को। मैं अपने सोने के समय में से समय निकाल के किसी तरह पढ़ाई करती थी और मैं मर जाना चाहती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। मैं भगवान से मौत की भीख माँगने लगी थी। मेरे बैग में हमेशा एक सुसाइड लेटर होता था जिसमें ये लिखा रहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मम्मी-पापा प्लीज़ मेरे बेटे को यहाँ से लेके जाइएगा। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की 1-2 बार, पर अपने बेटे का चेहरा देख के मैं रुक गई कि अगर मुझे कुछ हो गया और इन लोगों ने नहीं ले जाने दिया मेरे बेटे को यहाँ से, तो मेरे बेटे की क्या ज़िंदगी होगी? वो तो मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर वो भी ऐसे माहौल में पला-बढ़ा और वो भी एक ऐसा इंसान बन गया तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं होंगी। उस दिन मैंने फ़ैसला किया, समाज जो भी कहे, अगर मेरे मम्मी-पापा भी समाज की परवाह करेंगे, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी पर मैं इस घर में नहीं रहूँगी।
और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी किस्मत बदलूँगी, अपने बेटे की किस्मत बदलूँगी। मैंने एक आखिरी बार अपने पापा को बताया कि इनका पीना बढ़ गया है, अब ये रोज़ मुझे मारता है, पढ़ाई के लिए भी मारता है, आने नहीं देता है। मेरे पापा ने कुछ दिन समझाया और उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनली बुला लिया, बोला अब आ जाओ, वो नहीं सुधरेगा। मुझे लगा डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, मैं वापस अपने घर आ गई। मेरे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था और वो था हिम्मत नहीं हारने का, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था, उसके लिए तो मुझे जीना ही था। और मैंने जो मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैंने कंटिन्यू किया, अब मैंने क्लासेस भी जॉइन कर ली। पर मैं डिप्रेशन में तो थी ही, क्योंकि किसी के साथ मैं 8 साल थी। भले हमारे बीच में इतनी दिक्कतें थीं, लेकिन प्यार तो था। अभी तक तो मुझे उम्मीद तो थी कि काश वो सुधर जाए, तब तक भी मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार थी। जब मैं हर तरफ से हार गई, मैंने सारी कोशिशें की, मैं हार गई, तब मैंने ये रास्ता चुना और मैं वापस आई। अब मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पढ़ाई ही थी जो मेरी किस्मत बदल सकती थी और मैंने दिन-रात एक करके पढ़ाई करी, अपने बीसीए कंप्लीट किया। फिर मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स करो। मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स किया। जॉब के लिए इधर-उधर दौड़ी। 3-4 महीने के बाद मुझे एक जॉब मिली और मैंने जॉब जॉइन किया। मेरा ऑफ़िस मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैंने एक रूम लेके ऑफ़िस के पास रहना शुरू कर दिया। अपने मम्मी-पापा के पास अपना बेटा को छोड़ दिया। जब मैं रहने लगी अकेले रूम में, तब मेरा सामना होता मेरे अकेलेपन से। मेरे अंदर का जो खालीपन था, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। 2-2 दिन तक मैं खाना नहीं बनाती थी। 3-4 रातें मैं सोती नहीं थी, रात भर रोती थी, सुबह ऑफ़िस जाती, फिर रात भर रोती कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने ऐसी कौन-सी कमी रह गई थी जो मैंने छोड़ दिया और जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया? और कभी-कभी मैं ऐसा सोती थी कि 18-18 घंटे मैं उठ नहीं पाती थी। इन्हीं सब के बीच मुझे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी शादी हो रही है। मैं सोचती हूँ मैं रोज़ यहाँ ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ। अपने बच्चे के फ्यूचर की मुझे इतनी टेंशन है और वो बिना मुझे डिवोर्स दिए मेरे साथ गलत करके वो दूसरी शादी कर रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं उसे सज़ा दिलाऊँगी, मैं उस पे केस करूँगी। मैंने अपने घर में बात की, मेरे पापा ने साफ-साफ मना कर दिया कि हम उसे नहीं जानते थे, तुम उसे जानती थी, तुमने शादी किया है, तो ये तुम्हारा फैसला था। पर मेरी मम्मी, मेरा भाई, ये लोग पैसे के इंतज़ाम किए और हम लोगों ने उस पे केस किया। 1-2 डेट्स पे मैं गई, फिर लॉकडाउन आ गया, जिसकी वजह से केस डिले हो गया और मेरा जॉब तो कंटिन्यू चल ही रहा था। लॉकडाउन के बाद फिर से केस करना था, पैसे लगते उस पे, टाइम लगता। मैं अभी फ्रेशर थी, प्राइवेट जॉब थी मेरी, वहाँ भी मुझे समय देना था। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं भागूँ, दौड़ूँ केस के पीछे और जो मेरी सैलरी आ रही है, उसे मैं केस पे बर्बाद करूँ या उससे अपने बच्चे का भविष्य सँवारूँ। मैंने अपने बच्चे को चुना और मैंने सोचा आज मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं उसे सज़ा दिलाने के लिए, पर मेरा भगवान मजबूर नहीं है, वो उसे सज़ा दिलाएगा और मैंने अपने बच्चे को चुना और केस ड्रॉप कर दिया। मैंने जॉब में काफ़ी मेहनत करी, दिन-रात एक करके काम किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आईटी फील्ड में सीखने को, मैंने हर चीज़ सीखा। ऑफ़िस के बाद मैं रात-रात भर सीखती थी, ताकि क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक ही होप था और वो मेरी जॉब थी। मैं फिर अपने बच्चे को अपने पास लाने का फ़ैसला करती हूँ। कब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पे डालती? मम्मी-पापा के पास वो कब तक रहता? मैंने स्कूटी ली, सबसे बड़ा डर था मेरा स्कूटी चलाना। मैंने उसे सीखा क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए कहीं से फ़ेल नहीं होना था। मुझे उसका माँ-बाप दोनों बनना था। कहीं से मैं कम नहीं पड़ सकती थी। उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो एक सिंगल मदर का बेटा है जिसकी वज़ह से उसकी ज़िंदगी में कोई कमी हो। और मैं पत्थर की बन गई क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बिखरूँगी तो मुझे सँभालने वाला कोई नहीं है और मैं अपने बेटे को ले आई। मैंने जॉब पे फुल फ़ोकस रखा। इसी बीच मेरे सीनियर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने मुझे वहाँ ऑफ़र किया, मैंने वहाँ जॉइन कर लिया। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, दिन-रात एक किया। अपने बेटे को मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। उसका सपना था क्रिकेटर बनने का। मैंने उसे एक अच्छी क्रिकेट अकेडमी में डाला, मेहनत की और एक दिन मेरे सर ने 2 सालों के बाद मेरे सर ने मुझे वहाँ डायरेक्टरशिप ऑफ़र किया और मैंने डायरेक्टरशिप का ऑफ़र एक्सेप्ट किया और आज मैं वहाँ पे सीनियर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर और डायरेक्टर हूँ। जब से मैं वहाँ से आई, तब से मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, जिससे मेरी ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा आसान हुआ। सोचिए अगर मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करती, समाज की परवाह करती और मुझे एक्सेप्ट ना करती, तो आज मेरी ज़िंदगी क्या होती? मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे मरने नहीं दिया बेसिकली, नहीं तो मैं आज ज़िंदा ना होती। सबसे बड़ी बात, अगर मैं पढ़ी-लिखी ना होती तो आज मेरी लाइफ़ क्या होती? मैं अपने परिवार पे बोझ होती या फिर
मैं कहीं भीख मांग रही होती या फिर मैं अपने बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे कूद गई होती। हर एक इंसान का पढ़ा लिखा होना, सक्षम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो कभी भी समाज और हालात के सामने घुटने न टेक सके। इतना आसान नहीं था मेरा आगे बढ़ना जितना तुम्हें लगा। अंदर ही अंदर मेरा पल-पल टूटना, बिखरना किसी ने नहीं देखा। और मेरी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी मैं संघर्ष करती हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, अपने अकेलेपन से मैं रोज़ लड़ती हूँ। पर एक माँ के पास चॉइस ही नहीं होती कि वो हिम्मत हारे, और इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। जिस दिन मेरा बेटा एक सफल इंसान के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बन जाएगा, उस दिन मेरी सारी ये तपस्या, सारा संघर्ष सफल हो जाएगा। और जो लड़कियाँ मेरी तरह सपने सजा के बैठी हैं, उनसे मैं बस यही कहूँगी, पहले सक्षम बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, दूसरों के भरोसे मत बैठिए। और जो लड़कियाँ आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप ही हैं वो जो अपनी किस्मत बदल सकती हैं। उठिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, बस ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत की, उसे टूटने मत दीजिए। और जो स्टॉक का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पे इनवाइट किया। थैंक यू जो स्टॉक।